नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। तमाम अहम और ताज़ा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने पर दिया जोर। सरताज अजीज से की मुलाकात। अफगानिस्तान पर आज होने वाले हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में करेंगी शिरकत। भारत और अमेरिका ने की पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर हो रही बातचीत में प्रगति पर चर्चा। प्रकाश जावड़ेकर से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी। बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर की बात। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन। राहुल ने कहा बदले की राजनीति, सरकार ने बताया अदालती कार्रवाई। दिल्ली सरकार का फैसला, सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू होगा सम और विषम नंबर का फॉर्मूला। रविवार को कोई पाबंदी नहीं। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन के बाद 48 लोगों ने गंवाई रोशनी। एम्स के डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने पर जोर दिया है। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के लिए कल इस्लामाबाद पहुंची सुषमा स्वराज ने रात्रि भोज में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज से मुलाकात की। सरताज अजीज ने भी कहा कि इस यात्रा से उन्हें सकारात्मक बातचीत की उम्मीद है। सुषमा स्वराज का आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात का कार्यक्रम है। ये सम्मेलन अगले साल भारत में होगा। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहायता के मुद्दे पर आयोजित 5वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में शिरकत करने आए मेहमान मंत्रियों के लिए कल सरताज अजीज ने रात्रि भोज दिया। इसी दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की उनसे मुलाकात हुई। सुषमा स्वराज ने कहा कि इस यात्रा से उन्हें पाकिस्तान के साथ संबंध सुधरने की उम्मीद है। तो दोनों से मेरी मुलाकात होगी और दोनों मुल्कों के आपसी रिश्ते और सुधारने और आगे बढ़ने के बारे में बात भी होगी। मैं संदेशा यही लेकर आई हूँ कि रिश्ते और अच्छे हों और आगे बढ़ें, और बात क्या होगी ये जाते वक्त पता चलेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने भी कहा कि सुषमा स्वराज की इस यात्रा से उन्हें भारत के साथ सकारात्मक बातचीत की उम्मीद है। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का मुख्य एजेंडा अफगानिस्तान को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए पड़ोसी देशों के साथ संपर्क बढ़ाने और सुरक्षा तानाबाना को मजबूत करके आतंकवादियों को अलग थलग करना है। Vision of a peaceful, stable and prosperous Afghanistan, which is in the best interest of the region, is far from becoming reality unless we put an end to financial, logistical and ideological support enjoyed by militants in our region. We believe that our country can act as a catalyst and a land bridge to connect parts of the region to accelerate regional socio-economic cooperation. 2011 में शुरू की गई इस प्रक्रिया में भारत और पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान समेत 31 देशों और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। भारत को इस प्रक्रिया से जुड़ने से तुर्कमेनिस्तान से भारत तक गैस पाइपलाइन में जुड़ने और मध्य एशिया के साथ सड़क मार्ग से संपर्क बहाल करने का मौका मिल सकता है। TAPI, the Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India natural gas pipeline can play some role in it. And recently there have been important moves in this direction. And we have just seen the reports that from December 13, the construction work on TAPI pipeline is going to start. विदेश मंत्री का आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। साथ ही वो विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के साथ अलग से द्विपक्षीय मुद्दों पर बात करेंगी। राजनीतिक दलों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। नई बातचीत तो दोनों देश में होना चाहिए। यह हमारा पुराना और बरसों से मत रहा है। हम वार्ता के पक्षधर हैं, लेकिन वार्ता पूरी तरह से टारगेटेड होना चाहिए और उसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। इसके पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने रविवार को बैंकॉक में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नसीर जांजुआ के साथ लंबी बातचीत की थी। उस बातचीत में विदेश सचिव एस जयशंकर भी मौजूद थे। पाकिस्तान के साथ जल्दबाजी में कोई नतीजा निकलेगा ऐसा कोई नहीं मानता, लेकिन जो भी हम कहना चाहते हैं वह तभी संभव है जब बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो जाए। इसीलिए उलझनों से दूर रखते हुए बैंकॉक में पहले NSA और फॉरेन सेक्रेटरी ने बात की और अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस्लामाबाद में जाकर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी बात करेंगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच बैंकॉक में रविवार को हुई NSA स्तर की वार्ता का स्वागत किया है।
अमेरिका ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंधों का सामान्य होना पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक वो तनाव कम करने के लिए भारत और पाकिस्तान के सभी सकारात्मक कदमों का समर्थन करता है। अमेरिका ने इस्लामाबाद में हो रहे हार्ट ऑफ एशिया शिखर सम्मेलन कराने के पाकिस्तान की पहल का भी स्वागत किया है। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी समेत कई नेता हिस्सा ले रहे हैं। पेरिस जलवायु सम्मेलन में भारत ने विकसित देशों के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 5 सदस्यों वाले बेसिक देशों के समूह की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विकसित देशों को पर्यावरण मानकों को लागू करने में नानुकुर नहीं करनी चाहिए। पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान कल पेरिस में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। करीब घंटे भर चली इस मुलाकात को केरी ने रचनात्मक और सकारात्मक बताया है। केरी की तरफ से जारी बयान में भारतीय शिष्टमंडल के अच्छे प्रयास की सराहना की गई है। बाद में जावड़ेकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन समझौते को लेकर सहमति तक पहुंचने के लिए दोनों देशों की तरफ से किए गए कई प्रयासों पर चर्चा की गई है। इससे पहले कल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर चल रही बातचीत में हुई प्रगति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। पेरिस में पिछले हफ्ते ओबामा ने जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट ने बताया कि ओबामा अपने चीनी समकक्ष से भी बात करेंगे। ओबामा ने एक दिन पहले ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की थी। इस सम्मेलन में 180 से ज्यादा देश जलवायु परिवर्तन समझौते की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में कंधार एयरपोर्ट पर बीती रात तालिबान आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। एएफपी के मुताबिक आतंकी गोलीबारी करते हुए एयरपोर्ट परिसर में घुस गए। तालिबानी एयरपोर्ट परिसर में बने सरकारी घरों और अफगानी नेटो सैन्य शिविरों को निशाना बना रहे थे। हालांकि हमलावरों की संख्या का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश के हालात पर चर्चा के लिए आयोजित हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज पाकिस्तान जा रहे हैं। इस सम्मेलन से चरमपंथियों के साथ शांति वार्ता की दोबारा बहाली की उम्मीदें जगी थी, लेकिन ठीक एक दिन पहले हुए इस हमले से शांति की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। और खबर अब तमिलनाडु से है, जहां के अंदरूनी इलाकों में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली और यूथुकुडी समेत दक्षिणी जिलों में कल से हो रही भारी बारिश से एक तरफ लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं, वहीं आने वाले 24 घंटे इन इलाकों के लिए परेशानी भरे हो सकते हैं। यहाँ भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने तिरुनेलवेली, त्रिपुर, करूर, थोनी और डिंडगुल में बाढ़ की चेतावनी दी है। भारी बारिश से पापनासम, सेवलारू बांधों से छोड़े गए पानी के कारण कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली के दक्षिणी जिलों में स्थिति और बिगड़ गई है। तमारापरानी नदी में बाढ़ से इसका पानी नजदीकी इलाकों में भर गया है। इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी गई है। इस बीच चेन्नई, कुडलोर और कांचीपुरम में राहत अभियान जोरों पर जारी है। एनडीआरएफ ने तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित चेन्नई समेत कई जिलों से 22,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला है। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीमारियों से निपटने की है। उधर इंडियन ऑयल ने चेन्नई में बाढ़ पीड़ितों को रसोई गैस देने के लिए विशेष शिविर लगाए हैं। इससे पहले मंगलवार को राहुल गांधी तमिलनाडु और पुदुचेरी में राहत कार्यों का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि राहत और पुनर्वास के कामों में राजनीति नहीं आनी चाहिए। नेशनल हेराल्ड का मामला कल संसद के दोनों सदनों में जोर शोर से उठा। कांग्रेस के विरोध के चलते कोई विधायी काम नहीं हो सका। कांग्रेस का आरोप था कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, जबकि सरकार ने आरोपों से इनकार करते हुए कांग्रेस को नेशनल हेराल्ड मामले पर बहस की चुनौती दी है। मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसदों ने अवरोध शुरू कर दिया। सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के दागी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार बन गई, अब डेवलपमेंट की तरफ हम जाएंगे, विकास की तरफ जाएंगे, गरीबी हटाने की तरफ जाएंगे, नए कार्यक्रम आएंगे। लेकिन मुझे लगता है
कि उस एजेंडे में और बढ़ोतरी हुई है। अब सिर्फ कांग्रेस मुक्त नहीं बल्कि विपक्ष मुक्त भारत की बात चल रही है। राज्यसभा में सदन के नेता अरुण जेटली ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक राजनीतिक दल राजनीतिक पर्पस के लिए पैसा इकट्ठा करे और किसी व्यवसाय के लिए उसको इस्तेमाल करे, न्यायपालिका इसको सीखना चाहती है। संसद में चर्चा हो सकती है और जितने भी विषय आजाद साहब ने उठाए हैं, आप तुरंत इन तमाम दोनों विषयों की चर्चा आरंभ कीजिए। सरकार सारे तथ्य संसद और देश के सामने रखेगी। सदन के बाहर भी ये मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है। पुडुचेरी और तमिलनाडु के दौरे पर गए राहुल गांधी ने भी कहा कि वो सवाल पूछना जारी रखेंगे। मैंने ये कहा सुबह किसी ने ये सवाल पूछा, मैं इंदिरा जी की बहू और किसी से नहीं डरती। I think right now, do this type of vendetta politics and make me stop asking questions about what I've been asking. I'm going to put pressure on the government and I'm going to continue to do my job. लोकसभा में भी यही स्थिति रही। प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस सदस्य अवरोध करने लगे और इस वजह से कार्यवाही में बार बार गतिरोध आया। टीएमसी ने भी आरोप लगाया कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, इसलिए सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है। कृति मिश्रा के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी कल नेशनल हेराल्ड मामले में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री निवास के बाहर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में जानबूझकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। हाथों में बैनर लेकर कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि वो नेशनल हेराल्ड मामले में झूठी कार्रवाई बंद करे। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को 19 दिसंबर को कोर्ट में पेश होना होगा। इस मामले में सोनिया और राहुल के साथ 7 आरोपी हैं। सोनिया गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल कोर्ट के सामने पेश होने को तैयार हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को फौरी राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें मंगलवार को पेशी से छूट देते हुए 19 दिसंबर को दोपहर 3 बजे पेश होने का निर्देश दिया है। इस अश्योरेंस पर इस विश्वास दिलाया जो इन्होंने कोर्ट को, जिसको कोर्ट ने लिखा है ऑर्डर में कि द कोर्ट डायरेक्ट्स ऑल द अक्यूज्ड बी प्रेजेंट ऑन 19, तो 19 को 3 बजे सब उपस्थित रहेंगे। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को समन रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने निजी पेशी से छूट देने से भी मना कर दिया था। हमारा मानना है कि कानून के आधार पे हमारा अत्यंत पुरजोर मजबूत केस है। हम उसको मजबूती से सभी विभिन्न कानूनी फोरम पे रखेंगे। हमें आश्वासन है कि हम इस केस को कानूनी आधार पे जीतेंगे। इस मामले में सोनिया और राहुल के अलावा सुमन दुबे, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड आरोपी हैं। स्वामी का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड पर कब्जे के लिए फंड की गड़बड़ी और जालसाजी की गई है। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। और आइए आपको बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या आरोप लगाए हैं। द एसोसिएट्स जनरल यानी AJL के पास नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक था। 90 करोड़ की देनदारी के साथ 2008 में नेशनल हेराल्ड अखबार बंद हुआ। 2010 में यंग इंडिया कंपनी ने द एसोसिएट्स जनरल्स का अधिग्रहण किया। कांग्रेस ने यंग इंडिया को 90 करोड़ का कर्ज दिया। 90 करोड़ से यंग इंडिया ने द एसोसिएट्स जनरल्स खरीदा। यंग इंडिया ने 50 लाख में द एसोसिएट जनरल्स का कर्ज माफ किया। यंग इंडिया में सोनिया और राहुल की 38% हिस्सेदारी, पार्टी कोष से कर्ज देना कानून का उल्लंघन है। उधर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों का कल जवाब दिया और उनसे कई सवाल पूछे। चिदम्बरम ने पूछा कि गैर लाभकारी कंपनी के निदेशकों पर अवैध मुनाफे का आरोप कैसे लगाया जा सकता है। यंग इंडिया होल्डिंग कंपनी है जबकि एसोसिएट्स जनरल सहायक कंपनी है। दोनों कंपनियों के निदेशक एक हैं, तो किसने किसको धोखा दिया? सभी आय और संपत्तियां एसोसिएट जनरल्स के पास हैं, तो फिर किसने क्या गबन किया?
हरियाणा में दलित बच्चों की मौत पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के बयान का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि वीके सिंह को तुरंत मंत्रिमंडल से हटाया जाए। वीके सिंह के बयान का बाकी पार्टियां भी विरोध कर रही हैं। हालांकि बीजेपी वीके सिंह का बचाव कर रही है। अपमानजनक शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया था, कल संसद के अंदर भी आवाज उठी थी। हम चाहते हैं कि वो देश के संसद में खड़े होकर देश के तमाम दलितों से माफी मांगे कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे और वो अपने पद से इस्तीफा दें। सुबह 7 बजे में खबरें जारी हैं। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि हम अपने संविधान में अपने आप को किस किस्म की सरकार देने जा रहे हैं। किसी भी संविधान में उसके नागरिकों का बुनियादी हक सबसे अहम मुद्दा होता है। मेरे रहते संविधान से आरक्षण नहीं हटने वाला। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के तिगड़े को किसी एक सर्वशक्तिमान कैबिनेट की जकड़ से बाहर रखें। जमींदारी की जिन्होंने ये रियासतें देश के साथ विद्रोह के एवज में पाई है, वो आजकल जस्ट कंपेंसेशन चाहती। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी। जब तक प्रांतों को आप कुछ जिम्मेदारी देंगे नहीं, सूबे जिम्मेदारी लेना सीखेंगे कैसे? किसी भी आईन में सब बातें लिखी नहीं जा सकती। बात आम आवाम की, जीवन संग्राम की, दुनिया जहान की, जो करती है आप पर असर। हम बनाते हैं उसको खबर। नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। देखिए RS टीवी विशेष, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। दुनिया का हाल, राजनीति की चाल, बिजनेस की रफ्तार, खेल का धमाल, दिन की शुरुआत खबरों के साथ। देखिए हर रोज सुबह 9 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आपका मुद्दा, आपका हाल, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। कला की दुनिया से जुड़े ताबिंदा सितारे, उनका संघर्ष, उनकी खुशियां, उनके गम। हमें अपने जड़ों से जुड़ना है। सियात का होना खुदा के बराबर है। क्रिएटिविटी का जज्बा आपके शरीर में चलता है, मुझे लगता है। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियाज करूंगा। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई। उनकी कामयाबियों और उनकी जिंदगी की तस्वीर है प्रोग्राम शख्सियत। थोड़ा मिले इज्जत का मिले। ये पूजा है, ये एक इबादत है।
खाने के लिए भी सीखना पड़ता है। रास्ते पे पड़े हैं एक कीटाणु की तरह, लाइक एन इंसेक्ट। मिलिए हर हफ्ते एक नई हस्ती से सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। दिल्ली की सड़कों पर 1 जनवरी से सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक इवन और ऑड नंबर की गाड़ियां तारीख के हिसाब से चलेंगी। नए साल के पहले 15 दिनों तक दिल्ली सरकार इस अभियान को प्रयोग के तौर पर चलाएगी। हालांकि सरकार ने कहा है कि रविवार को गाड़ियों के चलाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर नकेल लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की तादाद कम करने के लिए अब 1 जनवरी को 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर की ही गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी। इसके दूसरे दिन यानी 2 जनवरी को 0, 2, 4, 6 और 8 नंबर वाली गाड़ियां सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक। दिल्ली सरकार ने जनवरी के पहले 15 दिनों तक इसे प्रयोग के तौर पर चलाने का फैसला किया है। हम लोगों ने ये फैसला किया है कि 1 से 15 तारीख तक पहले चरण में ये इवन ऑड नंबर का जो अभियान है वो पहले चरण में चलेगा। 15 के बाद इसकी पूरे 15 दिन की समीक्षा होगी और उसके अनुरूप फिर आगे की रूपरेखा सरकार तय करेगी। इस दौरान दिल्ली के 200 जगहों पर प्रदूषण सैंपल की जांच की जाएगी। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 25 दिसंबर से पहले हर तरह का जो लोगों के मन में शंका है, सवाल है, उसका एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट 25 तारीख से पहले ये ज्वाइंट टीम है ये पब्लिक के सामने रख देगी। फिलहाल ये नियम 2 पहिया वाहनों और दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों पर लागू होगा या नहीं, इसका फैसला लिया जाना बाकी है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मरीजों की रोशनी जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कल राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उधर जांच के लिए गई एम्स की टीम का कहना है कि ज्यादातर मरीजों की आंखों की रोशनी वापस आने की अब कोई उम्मीद नहीं है। इंदौर में 56 मरीजों का इलाज चल रहा है। सभी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ितों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और हर महीने 5,000 रुपए पेंशन का ऐलान किया है। आंखों पर पट्टी बांधे कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि बड़वानी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से 56 मरीजों की रोशनी चली गई। कार्यकर्ता दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यही लोकतंत्र और यही हठधर्मिता और यही तानाशाही सरकार के पास कुछ नहीं है। जो कांड करते हैं उनको बख्शा जाता है, पद दिया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। बड़वानी के सरकारी शिविर में 16 से 21 नवंबर के बीच 80 मरीजों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद 56 मरीजों की आंखों में परेशानी शुरू हो गई। ऑपरेशन कराए बात ठाई देखता नहीं। ऑपरेशन के बाद से दिखना बंद हो गया? बंद है, पहले देखता था थोड़ा। मामले सामने आते ही डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज करने के बजाय उन्हें इंदौर रेफर कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर डॉक्टरों की एक टीम ने मरीजों की आंखों की जांच की। जांच के बाद सामने आया कि 56 में से सिर्फ 8 लोगों की आंख की रोशनी ही लौटने की उम्मीद है। ये जो हुआ है एक बड़ी अनफॉर्चुनेट दुखद घटना हुई है। वो जो 3-4 मरीज हैं जो ठीक हो रहे हैं, उनमें से अगर कोई भी दिक्कत हो इनको, तो मैंने इनको बोल दिया है कि आप किसी टाइम भी भेज सकते हैं। मरीज कुछ ऐसा नहीं बोल रहे, पर ये उनको दिख नहीं रहा है। उधर बड़वानी के जिला अधिकारी ने अस्पतालों को अगले आदेश तक सभी ऑपरेशन थिएटर बंद करने का आदेश दिया है। सभी ऑपरेशन थिएटर की जांच होगी और उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। ओटी सभी बंद करवा दी गई। उनको पहले भी मगर यहाँ से उनके पास तक मैसेज नहीं पहुँच पाया था। हमने पहले ही परसों ही ओटी बंद कर दी थी, मगर उनके पास मैसेज नहीं पहुँच पाया था। और कल स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी ओटी बंद कर दी गई है। जब तक ये ओटी यहाँ पे हमारे प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं होती है निर्धारित, तभी तक कोई भी सर्जरी नहीं की जाएगी। राज्य सरकार ने मरीजों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही इलाज के पूरे खर्च को उठाने की बात कही है। मामले से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन लोगों की आंखों की रोशनी चली गई उनका क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल में मधेसियों के आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय मुस्लिम संघर्ष संघ ने मधेसी आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है। उनका कहना है कि वो आंदोलनकारियों के साथ नाकेबंदी में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि इससे न सिर्फ देश की संप्रभुता खतरे में पड़ गई है, बल्कि देश में मानवीय संकट भी पैदा हो गया है। मुस्लिम संघ ने संयुक्त मधेसी जनतांत्रिक मोर्चा से खुद को अलग करते हुए मधेसियों से अलग शांतिपूर्ण विरोध करने का ऐलान किया है।
इस बीच स्थानीय लोगों के साथ झड़प में 4 मधेसी आंदोलनकारी घायल हो गए हैं। नेपाल में नए संविधान के खिलाफ 3 महीने से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मधेसी नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो सीमा पर नाकेबंदी जारी रखेंगे। हालांकि नेपाल सरकार ने संविधान में संशोधन का ऐलान तो कर दिया है, बावजूद इसके मधेसी आंदोलन पर डटे हुए हैं। देश के वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि विश्व व्यापार संगठन की शर्तों से विकासशील देशों को नुकसान हो सकता है। चर्चा में विकसित देशों पर खुद के फायदे के लिए WTO के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। इस दौरान मुक्त व्यापार आर्थिक उदारीकरण के खतरे की तरफ भी संकेत किया गया है। सम्मेलन में 10वें विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में शामिल होने वाले विषयों पर चर्चा की गई। ये सम्मेलन 15 से 18 दिसंबर को नैरोबी में आयोजित होगा। डेवलपिंग कंट्रीज को यूनाइटेड करना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले इन लोगों की यूनिटी बनानी पड़ेगी। सरकार को अपनी फर्मनेस दिखानी पड़ेगी। वो लोग आपको कहेंगे कि आप स्टम्बलिंग ब्लॉक बन रहे हैं, आप जो है ऑब्स्टेकल बन रहे हैं, आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बीच में रोक टोक लगा रहे हैं, इसको मत करिए। वो कहेंगे ग्रोथ के लिए आपको अच्छा, उसकी बात को मत माने, क्योंकि पिछले 20 साल का अनुभव बताता है ये नहीं हुआ है। बात शेयर बाजार की करते हैं। कल लगातार 5वें दिन गिरावट का रुख देखने को मिला। सेंसेक्स 25,300 के करीब आ गया तो निफ्टी 7700 के नीचे तक फिसला। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स करीब 220 अंक की गिरावट के साथ 25,310 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी करीब 64 अंक की कमजोरी के साथ 7,701 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स का ये 3 महीने का सबसे निचला स्तर है। शेयर बाजार पर कच्चा तेल की कीमतों में गिरावट का असर दिखा। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने उत्पादन नहीं घटाने का फैसला किया, जिससे वैश्विक स्तर पर कच्चा तेल 7 साल के निचले स्तर पर आ गया है। आईपीएल में अब राजकोट और पुणे को 2 नई टीम के तौर पर शामिल किया गया है। ये दोनों टीमें आईपीएल 2016 और 2017 में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का स्थान लेंगी। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 2 नई टीमों का ऐलान किया गया। ये 2 नई टीमें पुणे और राजकोट होंगी। पुणे टीम को कोलकाता के उद्योगपति संजीव गोयनका ने 10 करोड़ में खरीदा है। वहीं मोबाइल कंपनी इंटेक्स राजकोट की मालिक बनी है। इंटेक्स 2 साल के लिए बीसीसीआई को 16 करोड़ देगी। They won't be taking even a single penny from the BCCI, but they will be contributing 16 crores by the new rising for Pune venue and 10 crore by the Intex for the Rajkot venue. दोनों नई टीमें अगले साल 2 साल के लिए आईपीएल का हिस्सा होंगी। इसके बाद चेन्नई और राजस्थान की टीमें वापस आ जाएंगी। आईपीएल सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग केस में जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने जुलाई में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लगाया था। अक्टूबर में हुई बीसीसीआई की मीटिंग में दोनों टीमों पर बैन बरकरार रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने पर दिया जोर। सरताज अजीज से की मुलाकात। अफगानिस्तान पर आज होने वाले हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में करेंगे शिरकत। भारत और अमेरिका ने की पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर हो रही बातचीत में प्रगति पर चर्चा। प्रकाश जावड़ेकर से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी। बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर की बात। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन। राहुल ने कहा बदले की राजनीति, सरकार ने बताया अदालती कार्रवाई। दिल्ली सरकार का फैसला, सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू होगा सम और विषम नंबर का फॉर्मूला। रविवार को कोई पाबंदी नहीं। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन के बाद 48 ने गंवाई रोशनी। एम्स के डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट, कांग्रेस का विरोध।